मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल स्टार्ट किया सी अपना चैप्टर नंबर 4 इन द बुक एंड सिलेबस चैप्टर नंबर 2 सरफेस केमिस्ट्री। सो बच्चे कल अपन ने कुछ बेसिक डेफिनेशंस प्लस टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की थी, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। द मेजर पॉइंट्स जो अपन ने कल कवर किए सी और मैं जस्ट सुनो एक बार गो थ्रू करवा दूंगा कि फर्स्टली अपन ने क्या सीखा कि लाइक एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन एंड एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनन। जो दोनों फिनोमिनन इकट्ठे होंगे हैं तो उन्होंने अपन कहते हैं सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन ਨੂੰ इंक्रीज करने ਲਈ वी कैन इंक्रीज द प्रेशर या फिर डिक्रीज द टेंपरेचर। अगर आप उल्टा कर दें हैं, प्रेशर डिक्रीज कर दें हैं, टेंपरेचर इंक्रीज कर दें हैं, तो उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डीजॉर्प्शन हो जाएगी। जो सबस्टांसेस ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड है वो डीजॉर्ब हो जाएंगे। फिर अपन एड्सॉर्प्शन की थी दो टाइप्स दी, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। उसदे विच मेजर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस वाज कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उत्थे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड द एड्सॉर्बेंट आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन दे आर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। फिर अपन ने किया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैन बी इजिली रिवर्स्ड एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट अपन ने क्या सीखा कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इट occurs at low temperature, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन कैन occur at high temperature, that is called activated adsorption। एंड जो एक अगेन अ मेजर पॉइंट वाज कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होएगी तो उसकी इंथैल्पी बहुत घट होएगी, केमिकल एड्सॉर्प्शन की इंथैल्पी बहुत ज्यादा होएगी। सो इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मैं तुहानू एक पॉइंट क्लियर कर दवा बच्चे, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के दौरान आप की कहने हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन के दौरान 20 to 40 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी पर मोल रिलीज होएगी। रिलीज वर्ड याद रखना है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के दौरान 40 to 200 या मे बी मोर देन दैट किलो जूल्स पर मोल रिलीज होएगी। रिलीज वर्ड तो अपना की भाव है कि एड्सॉर्प्शन चाहे वो फिजिकल है चाहे केमिकल है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्सॉर्प्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होंगी है। ये चीज अपन अगे बहुत काम आएगी, एक कॉन्सेप्ट अपन बहुत काम आएगा जो आप कैटालिसिस करांगे। बट फिलहाल तुम ये याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, इसी चीज अपन लॉजिकली अपनी ओवली चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अपन ने कल किया सी। इफ यू रिमेंबर अपन ने क्या सीगा कि अगर अपन टेंपरेचर इंक्रीज कर दिए, इफ वी इंक्रीज द टेंपरेचर, तो जी एड्सॉर्प्शन है वो उल्टा हो जाती है, यानी कि डीजॉर्प्शन हो जाती है। सो देखो, मगर मैं इसनू एक्सो ते एंडो दे कॉन्सेप्ट नाल सोनू एक्सप्लेन करा। सो देखो, लेट इट बी ए प्लस बी। सपोज इन्हां विचों कोई भी एक एड्सॉर्बेंट है तो दूसरा एड्सॉर्बेट है। सो जो एड्सॉर्प्शन होगी तो ए बन गया ए बी। सो दिस इज एड्सॉर्प्शन डन। एंड उल्टा दिस इज डीजॉर्प्शन। अपन ने कहा कि दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो उल्टा डीजॉर्प्शन की होगी बच्चे एंडोथर्मिक। ठीक है, एक सिंपल जी गल है, दो चीजों को अलग करने लिए अपन एनर्जी देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। हम देखो अपन टेंपरेचर वाला कॉन्सेप्ट, गो बैक टू केमिकल इक्विलिब्रियम जो आप पढ़ते सी +1 ली केटलायर्स प्रिंसिपल। अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करते सी तो रिएक्शन किधर ਨੂੰ शिफ्ट ਹੁੰਦਾ ਸੀ, जिथे टेंपरेचर एब्जॉर्ब होएगा, हीट एब्जॉर्ब होएगी, यानी कि एंडो वाली साइड पे। सो इफ आई इंक्रीज द टेंपरेचर वो एंडो वाली साइड पे शिफ्ट होएगा इक्विलिब्रियम, यानी कि डीजॉर्प्शन हो जाएगी। सो तुसी इदां भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड जिवें आपां ने कल थ्योरेटिकली किया सी उदां भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड ता एड्सॉर्बेट दे मॉलिक्यूल्स दे गेट एक्साइटेड, और एक्साइटेड होने करके उन्होंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिदे करके दे कैन मूव अवे। ठीक है ना। सो अगेन आई रिपीट कि इस पॉइंट को ध्यान च रखना कि एड्सॉर्प्शन जो है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो आज जो अपन ने मेजर टॉपिक कवर करना है दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, जो आज का मेजर टॉपिक है। बट बिफोर दैट आप गो थ्रू होवांगे
फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन कि ਜਿਹੜੀ एड्सॉर्प्शन है वो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स ਤੇ डिपेंड करती है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर सो आ लास्ट पॉइंट जो है इसको आप डिटेल च डिस्कस करांगे सो वील स्टार्ट डिस्कसिंग नाउ कि केड़े-केड़े फैक्टर्स के ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है सो बच्चे जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है बल्कि आप पहले दो पॉइंट्स को इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट सो देखो एड्सॉर्प्शन दे विच दो ही स्पीशीज इन्वॉल्वड है एक एड्सॉर्बेंट एक एड्सॉर्बेट जिवें आपां कहंदे सी सॉल्यूशंस वाले इफ यू रिमेंबर जब आपने हेनरीज लॉ कीता है कि सॉल्यूशन दे विच सॉल्यूट कितना क डिसॉल्व करेगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करूगा ही करूगा ना कि सॉल्वेंट केड़ा है और सॉल्यूट केड़ा है ठीक है ना सो इत्थे भी बच्चे एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट दोनों दे ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा एंड ये पॉइंट्स अपने पार्टली कल डिस्कस कर ले एड्सॉर्बेंट अपने कल किया कि सिलिका जेल एल्यूमिना जेल चारकोल दे आर वेरी गुड एड्सॉर्बेंट्स सो जिस चीज के ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है उसकी नेचर के ऊपर तो एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगी ही करेगी एवले पॉइंट नु फर्स्ट पॉइंट नु ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट वैसे अपन ने कल किया है कि अगर सुनो याद होवे अपन ने कल क्या सी कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है उन्हां दी एड्सॉर्प्शन जल्दी हुंदी है एंड जो इजीली लिक्विफाइबल नहीं है उन्हां दी एड्सॉर्प्शन देर नाल हुंदी है हुण मैं तुहानू एक +1 दा कांसेप्ट रिवाइज करवाना है अगर सुनो याद होवे आपने +1 स्टेट्स ऑफ मैटर दे विच एक कॉन्सेप्ट कीता सी क्रिटिकल टेंपरेचर ये मैं क्यों रिवाइज करवा रहे हैं बच्चे क्योंकि क्रिटिकल टेंपरेचर दे बेस ते ही आपां लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस पढ़ी सी इफ यू रिमेंबर तो देखो क्रिटिकल टेंपरेचर बेसिकली की होता है If you remember, critical temperature was the minimum temperature above which a gas cannot be liquefied, however high the pressure may be. Hun main logic की सी है logic was कि ease of liquefaction was directly proportional to critical temperature. जिन्ना किसी गैस का critical temperature ज्यादा होएगा ਉਹਦੀ liquefaction उन्नी ही easy होएगी सो कॉन्सेप्ट की है कि ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੈਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेंपरेचर अगर मैं समझ तीन गैसेस दे देवा ए बी सी इसका क्रिटिकल टेंपरेचर इज 25 डिग्री इसका 45 डिग्री इसका 65 डिग्री तो सब तो इजीली केड़ी लिक्विफाइबल होएगी गैस सी तो सब तो इजीली एब्जॉर्ब भी केड़ी होएगी सी हुण एक होर तरीके नाल मैं यही पॉइंट समझाना है हुण इन्हां तिन्नां गैसेस दे विचों सब तो ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस च होणगियां अगेन सी दे विच क्योंकि जिहदे विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होणगियां ओदे मॉलिक्यूल्स जल्दी पास आएंगे तां ओदी लिक्विफैक्शन की हो जाएगी इजी ये क्वेश्चन बच्चे सुनो किद्दां आएगा हुण देखो सुनो मैं चार गैसेस मेंशन कर रहे हैं एमोनिया HCl, CO2 and O2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੈਸਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਗੈਸਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਐਮੋਨੀਆ। ਡਨ। ਹੁਣ HCl ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਵੀਕ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ। ਤੇ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕੀ ਆंसर ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਵੈਨ ਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ size of the molecule. Van der Waals forces are directly proportional to the size of the molecule. CO2 ਦਾ molar mass ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? 44. ਇਸ ਦਾ 32. ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਡਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮੋਨੀਆ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮੋਨੀਆ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮੋਨੀਆ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਫॉर नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस दे विचों फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आंदे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स च। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। सो ये एक बच्चे जनरल प्रिंसिपल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है इट इंक्रीजेस इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस। देखो थोड़े को एक बड़ा सारा वुडन लॉग होवे, उसनु बर्न करना इज वेरी टफ। थोड़े को एक बड़ा सारा वुडन लॉग होवे, उसनु बर्न करना इज वेरी टफ। इंस्टेड तुसी उस वुडन लॉग ਨੂੰ छोटे छोटे पीसेस कर लो, या उसके ऊपर ਆਪਾਂ रदा मार के उसका बूर बना लिए, फूस बना लिए, तो फटाफट मच जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक वाटर बाउल दे ਦਵਾਂ, सो देखो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एक फ्राइंग पैन ਚ है, दोनों सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो केड़ा जल्दी बॉयल ऑफ होएगा? आहा वाला, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। तो बच्चे जी एडजॉर्प्शन होंगी है ना, एडजॉर्प्शन जिन्ना एडजॉर्बेंट दा सरफेस एरिया ज्यादा होएगा उन्नी ज्यादा एडजॉर्प्शन होएगी। जस्ट मैं सुनू एक एग्जाम्पल देके या मतलब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। सो देखो let it be this is our adsorbent। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। let it be ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਚ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਡੋंट यू थिंक कि मेरे को नवा सरफेस एरिया जनरेट हो गया आहा वाला? डन। सो जिन्ना बच्चे तुसी इसनू फाइनली चॉप करते जाओगे, जिन्ना आपां इसनू फाइन करते जावांगे, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा एंड एडजॉर्प्शन दा रेट एंड एडजॉर्प्शन दा अमाउंट बढ़ता जाएगा। बट एक गल याद रखनी है कि ये बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म च नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म च है तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो जिहड़े गैप्स हुंदे ने वो गैप्स फिल हो जाते हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट? कोर्स पार्टिकल्स होने चाहिए ने, ना तो बहुत ज्यादा वड्डे ते ना ही बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म च, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। सो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट। हुण आपां अपने एडजॉर्बेंट नूं एक्टिवेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल जी एग्जांपल्स दिंदा मैं तुहानूं। सब तो पहली एग्जांपल जिवें आपां ने कल भी डिस्कस कीता सी कि अगर अपना गैस मास्क या कोई घर स्पंज या अपना घर मॉप अगर गंदा हो जाए मिट्टी नाल, तो आपां उसनूं किवें एक्टिवेट करते हैं? आपां गर्म पानी नाल वॉश कर लैंदे हैं। वॉश करन नाल की हो जाता है? पुराना एडजॉर्बेट बाहर हो जाएगा ते नवा एडजॉर्बेट आने लई स्पेस खाली हो जाएगी। सो आपां ने अपने एडजॉर्बेंट नूं एक्टिवेट कर लिया। अनदर एग्जांपल बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रबिंग, जिद्दां कि बच्चे स्कूल च करते हैं
ਉਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਰਬਿੰਗ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਰਬਿੰਗ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ। अच्छा, एड्सॉर्बेंट ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੋ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। So these are all the methods of activation of your adsorbent. So ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ adsorbent ਨੂੰ activate ਕਰ ਲਿਆ for adsorption. Fine. So ਜਿਹੜੇ next ਦੋ ਆਪਣੇ factors ਹੈ affecting adsorption, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिटेल च डिस्कस करांगे, वही अपना आज का टॉपिक है। सो बच्चे हुण आपां तीन फैक्टर्स लेके चलदे हैं। आपां बेसिकली करना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एड्सॉर्प्शन। सो देखो, लेट इट बी, मतलब जस्ट मैं तुहानूं पहलां दस देवां, लेट इट बी दिस इज आवर एड्सॉर्बेंट जिसदा मास इज m। इस दे ऊपर कितना एड्सॉर्बेट आके बैठ गया उसका मास इज x। ये मैं तुहानूं क्यों दस रहा, क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन दा एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कि कितनी एड्सॉर्प्शन हुई है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय x बाय m। दिस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन कि पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट हाउ मच मास ऑफ एड्सॉर्बेट हैज बीन एड्सॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। फाइन। सो देखो हुण अपन ने अपने को तीन वेरिएबल्स हो गए, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, प्रेशर, टेम्परेचर। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜੋ ਐਡਸॉर्प्शन ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੇਮ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, अलग-अलग। ठीक है ना। ਆਪਾਂ दो ਦਾ रिलेशन स्टडी करांगे कीपिंग द थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, सो ਆਪਾਂ पहला स्टडी कर रहे हैं बच्चे रिलेशन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर। ये आप कल कर चुके, इंट्रोडक्शन तो आप कल कर चुके, एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर। इन्हें दो ग्राफ्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक ग्राफ होएगा फॉर फिजिकल एंड दूसरा होएगा फॉर केमिकल। फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो बच्चे येस्टरडे वी डिड कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जेड़ा ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ ऐदा बनूंगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन अगर तुहानूं याद होवे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन की सी, पहला वधदी है जिन्हों आपां कहने हैं एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन एंड देन इट डिक्रीजेस। याद है ना। सो दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ which show the variation of adsorption against temperature are called adsorption isobars. So these are called adsorption isobars. So the graphs showing the variation of extent of adsorption with temperature at a constant pressure, क्योंकि pressure अपन ने constant रखा हुआ है। So देखो, ISO means same, bar means pressure the unit। So यानी कि at a constant pressure जो ग्राफ अपन शो करते हैं रिलेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद टेम्परेचर, they are called adsorption isobars। So physical adsorption ਲਈ inversely proportional, chemical adsorption ਲਈ starting with directly proportional and after that inversely proportional। So this is the relation between x by m and temperature। ਹੁਣ next देखो बच्चे, हुण मैं की करांगा, हुण मैं बच्चे एक ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कीपिंग एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट। सो देखो ग्राफ प्लॉट हो रहा है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ते कंडीशन की है अपनी एड्सॉर्प्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, जितना सबस्टांस एड्सॉर्ब्ड है उतना ही रहना चाहिए। यानी कि
आ एडजॉर्बेंट है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਡਜ਼ॉर्बेंट ਦੇ ਐਡਜ਼ॉर्ब ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ॉर्ब ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਪਰੋਂ। टेम्परेचर ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं एड्सॉर्प्शन का रेट की रखना है कांस्टेंट। सो दिस ग्राफ which shows the relation between pressure and temperature at a constant amount of adsorption is known as adsorption isostate। this is called adsorption isostate। now last graph जो अपन ने डिटेल च डिस्कस करना है, सो नाउ हुण अपन ने स्टडी करना है बच्चे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। हुण टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, सो आइसो मीन्स सेम, थर्म स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, सो आइसोथर्म। So the graphs which show the relation between extent of adsorption and pressure at a constant temperature are called adsorption isotherms। ये भी अपन ने कल हल्की जी इंट्रोडक्शन कर ली सी, आज डिटेल च करनी है। पहला मैं तुहानू इंट्रोडक्शन रिवाइज करवा दूं। सो देखो अपन ने कल कीता सी कि एड्सॉर्प्शन नू अगर मैं प्रेशर दे नाल प्लॉट करा तो वैसे अपना जनरल रिलेशन की सीगा कि x by m यानी कि एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट अगर सानू याद होवे अपन ने क्या सी कि देखो हौली हौली तुसी प्रेशर सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर पे एनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तुसी प्रेशर ਵਧਾਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗई, यानी कि टेम्परेचर के नाल नाल एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है। बट रजे हमेशा नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू पे जाके इसका सरफेस देखो फिल होने लग गया। सो उस स्टार्टिंग विच प्रेशर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर पे जाके डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ते कदे ना कदे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अपना सरफेस है जिहड़ा हुण टोटली ब्लॉक हो चुका। सो देखो ग्राफ की होएगा ऐदा ते आपां ने की कीता सीगा कि इस पॉइंट पे जाके जो वो कांस्टेंट हो गया तो इस प्रेशर वैल्यू पे जाके एड्सॉर्प्शन हैज बिकम इक्वल टू डीसॉर्प्शन। हुण अगर तुसी इस तो वध प्रेशर लगाओगे तो जिन्ना एड्सॉर्ब हो जाएगा उन्ना ही डीसॉर्ब भी हो जाएगा। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि द ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइन। सो अपने सिलेबस अपने को फ्रूंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इन डिटेल है, वो आपां हुण डिस्कस करांगे। सो बच्चे नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद फ्रूंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो कुछ भी नहीं है, जो अपन ने हुणे ग्राफ बनाया सी बस उसको अपन ने एक्सप्लेन करना है। सो देखो सो अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन and pressure, keeping the temperature constant। so graph ऐदा बनेगा। फाइन। सो इस ग्राफ नू मैं 3 फेजेस च डिवाइड कर सकता। वो केड़े-केड़े, एक मिनट, टू बी वेरी प्रिसाइज द ग्राफ शुड बी लाइक, सो मैं इसनू 3 फेजेस च डिवाइड कर सकता। 1 2 and 3। हुण अगर तुसी इसनू ध्यान नाल देखो जरा तो मेरे को इसके 3 फेजेस बन गए। एक इनिशियल फेज जो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट बढ़ रहा है। उस तो बाद जो इंक्रीज है वो होता रहा है बट वो इहदी तरह स्टीप नहीं है, मतलब डिक्रीज हो गया। इस तो बाद वो कांस्टेंट हो गया, तुसी प्रेशर जितना मर्जी बढ़ाओ इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो हुण देखो मैं इसनू 3 फेजेस च डिवाइड कर सकता।
करता। सो जो पहला फेज है उत्थे मैं कह सकता कि जो x by m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनफैक्ट मैं कह सकता कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दी पावर 1, p दी पावर 1 इज 1 सॉरी p। हुण मैं कह सकता कि इस तो बाद x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दी पावर 0, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हुण विच विचाले की होया बच्चे, विच विचाले मैं कह सकता कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दी कोई भी एक ऐसी पावर जिहड़ी कि 0 तो ज्यादा है और 1 तो घट है, यानी कि फ्रैक्शनल पावर, जिथे मैं इसको कह सकता कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दी पावर 1 by n, जिथे n इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन जिथे n इज ग्रेटर देन 1, जिथे n इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, सो अगर तुसी n दी कोई भी वैल्यू पुट करोगे 2, 3, 4 कुछ मर्जी, तो हमेशा फ्रैक्शनल पावर आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी जेडी कि 0 तो ज्यादा होएगी, 1 तो घट होएगी। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। हुण आपां एक जनरल ग्राफ अगर चक लीए तो एक जनरल वैल्यू अगर आप चक लीए तो x by m मैं लिख सकता है कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दी पावर 1 by n। जेड़ा फर्स्ट एंड लास्ट है वो इसी का स्पेशल केस बन जाएगा। किवें? इत्थे मैं कह दूंगा, देखो इत्थे मैं कह दूंगा कि जो n है दैट इज इक्वल टू 1, सो 1 by 1 हो गया, और इत्थे मैं कह दूंगा कि n इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो बेसिकली मैं इस दे नाल तिन्नां नूं डिफाइन कर सकदा नाउ। सो टेकिंग लॉग्स, या पहला मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया, सो दिस इंप्लाइज x by m इज इक्वल टू k into p दी पावर 1 by n, taking logs on both the sides, so x by m, so log of x by m is equal to log of k plus, so log of a दी पावर b की हुंदा है b log a, so 1 by n log of p। Fine. On comparing this with y is equal to mx plus c, तो मेरा एक ग्राफ बनेगा बच्चे। सो उस ग्राफ नूं आपां चलो इत्थे ड्रॉ कर देते हैं। सो द ग्राफ वुड बी कुछ लाइक ऐसा। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करा बिटवीन लॉग ऑफ x by m versus log of p, so देखो x by m versus p ऐसा गया। हुण log of x by m versus log of p की होएगा ग्राफ ऐसा, जिथे स्लोप m is equal to 1 by n एंड जो इंटरसेप्ट है c that is equal to log of k। So this is about Freundlich's adsorption isotherm बच्चे, very 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 important। So इसको मैं अगेन रिपीट कर रहे हैं कि देखो जो प्रेशर लो है कि अपना एड्सॉर्बेंट बिल्कुल खाली है, तुसी प्रेशर बढ़ाते जाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ते जाके ओदी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि अपने को एरिया तो बच्चे लिमिटेड है ना, कितना आप एड्सॉर्बेंट नूं एड्सॉर्ब करवा लांगे, एंड फाइनली एक प्रेशर वैल्यू आएगी जिथे जाके वो मैक्सिमम हो जाएगा, उस तो वध एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर वेरी नहीं करेगी। सो स्टार्टिंग दे विच वी कैन से कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ x by m इंडिपेंडेंट ऑफ p, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 by n। ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ग्रेटर देन 1। बच्चे सारिया चीज़ां जिहड़ियां मैं दस रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस MCQs सोनू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स च आउणगियां, तां करके इन्हां नूं चंगी तरह प्रिपेयर कर लेना है। सो अगर मैं एक जनरल ग्राफ बना लवां x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p दी पावर 1 by n,
सो एंड विच की हो गया, मैं इथे एन ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸੋ 1 by infinity is 0. स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ is 1, so 1 by 1 is 1. so मैं ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, then taking logs on both the sides ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, log of x by m is equal to log of k ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, plus 1 by n log of p. मैं इसको कंपेयर किया with y is equal to mx plus c, तो मैं ग्राफ प्लॉट किया between log of x by m and log of p, तो मेरे को ऐसा ग्राफ बनया जिसकी स्लोप m is equal to 1 by n and intercept is equal to log of k. So this is about Freundlich's adsorption isotherm. इसको बच्चे चंगी तरह रिवाइज कर लियो. So बच्चे Freundlich's adsorption isotherm अपन ने कर लिया, इसकी जस्ट एक डिसएडवांटेज है कि जो फ्रूंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, इनके जो रिजल्ट्स ने दे आर वेरी मच रिलायबल एट लो प्रेशर्स, बट हाई प्रेशर पे जाके फ्रूंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दे रिजल्ट्स वो वेरी करने लग जाते हैं. सो बेसिकली आई कैन से कि फ्रूंडलिक्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर्स बट इट फेल्स एट हाई प्रेशर्स. जो इसके ड्रॉबैक्स है दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग लैंगवर्ड्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. तो जो लैंगवर्ड्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है बच्चे, दैट इज नॉट इन द थियरी सिलेबस, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द MCQs, ਉਹ ਆਪਾਂ MCQs ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਂਡਲਿਕਸ ਐਡਸॉर्प्शन ਆਈਸੋਥਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पेज नंबर 6 ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਸੋਸਟੇਅਰਸ. So we have completed till then. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the topic is applications of adsorption. ਆਪਾਂ next topic ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, next lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, sorry. So till here ਤੁਸੀਂ complete ਕਰ ਲੈਣਾ and similarly ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ related ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ assignment ਮਿਲੇਗੀ. ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ in your WhatsApp group announce ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ again I repeat now कि प्लीज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ MCQs ਬੇਸਡ, all of these questions are last 10 year questions. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, whether it is NEET or it is IIT mains or advanced, whether it is JIPMER, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ. ਮਾਈ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨਸ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਣਗੇ ਜਾਂ +2 ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਆ MCQs ਬੇਸਡ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣ. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰੋ. ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋਲਵਡ ਇਟ. ਤਾਂ ਡਾਊਟਸ ਆਰ ਮੈਂਟ ਫॉर ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ. ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ. ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 20 on 20 ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 18 19 ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 15 above ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ, ਦੇ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ. ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸਟੱਡੀ ਹਾਰਡ. ਮਤਲਬ make maximum use of the time. I know it's very difficult to sit at home and लगातार कुछ ना कुछ करते रहना. It makes a person lazy, but still वो ਆਪਾਂ ਕੋਈ nobody ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ.
ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਮੇਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਡਾਊਟਸ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਪ ਇਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, 3 ਵਜੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, 3:30 ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਡੂ ਇਟ 9 to 12 ਐਂਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫॉर द डाउट्स एवरी डे एवरीवन, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज वाला लेक्चर चंगी तरह रिवाइज कर लेना है, असाइनमेंट कर लेनी है। आई विल सी यू एट द टाइम ऑफ डाउट्स। टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट।